बट एट द सेम टाइम मेरा थोड़ा अमेजोन का बिजनेस बढ़ा, बट वो कहते हैं ना एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। स्टॉक्स को थोड़ा लॉसेस में बेचा, वी गॉट ऑलमोस्ट 700-800 ऑर्डर्स इन इट। फैशन हमेशा ट्रेंड्स पे वर्क करता था, क्या नाम ही बहुत स्टाइलिश लग रहा है, तो प्रोडक्ट भी होंगे। विच इज अ बिग ट्रेंड नाउ। ये फैशन आगे चल के एक ट्रेंड सेटर होने वाला है या इंडिया में जो भी फैशन होता है ना, 8 से 12 महीने डिले रहता है। हार्डेस्ट प्रोसेस समवन कैन डू। मूवीज में भी जो फैशन हो रहा होता है ना, साइज बनाया और वो सबको ही फिट आ रही है। अब वो हर बार तो नया ट्राउजर नहीं खरीदे, कई बार किसी का फेवरेट होता है। सो वी इंट्रोड्यूस ऑटो फिट टेक्नोलॉजी इन दैट। तो जैसा भी आपने कहा कि ऑटो फिट, वाटर रेपेलेंट शर्ट्स हो गए या एंटीबैक्टीरियल हो गए, एक बेसिक फॉर्मल फैशन भी था ना, जो लोग दे वांट समथिंग एल्स की। तो सर आप लोगों का इनोवेशन गेम तो बहुत स्ट्रांग है। ब्रांड्स देखोगे आज के टाइम में, H&M, Zara, Uniqlo, जो ग्लोबल ब्रांड्स और मास ब्रांड्स हैं, क्वालिटी लेवल बहुत हाई है। वी कैन डू मच बेटर देन देम। मतलब मेड इन इंडिया बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है, उसको प्रमोट करना। सो आई सेड कि फ्रॉम इंडिया फॉर ग्लोबल। किसी की सैलरी नहीं रोकी मैंने, एक भी पैसा। यू कैन गो इनटू माय ऑफिस टुडे, राइट। हमारा माइंडसेट ना छोटे शहर की गलियों में बना है। Once we crack the trend. Well, in my journey, na, I have seen people saying H&M, Zara across the industry. तो सर ऐसे तो हर तरफ बात है मेड इन इंडिया की। हर ब्रांड खुद को मेड इन इंडिया बताना चाह रहा है, या वो टैग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी और के कल्चर को, फैशन को कॉपी कर रहे हो और फिर लिख रहे हो मेड इन इंडिया फॉर ग्लोबल। कल्चर को ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ ब्लेंड करते हैं। हमें भी पता नहीं, हम नॉर्मल शर्ट भी बनाते तो उसमें 8-10 घंटे लगते हैं। पैसा जहाँ से बच सकता है बचाओ, और जहाँ पे आप स्केल कर सकते हो वहाँ पे स्केल करो। दैट्स द रीजन आई वाज एबल टू कम बैक। इट इज ग्लैमरस। हर कपड़ा एक कहानी सुनाता है, और ये कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं, एक पर्पस की है। और जब बात एक ब्रांड की हो तो उनका स्टोरी लोगों को आकर्षित करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजनरी लीडर से जिन्होंने ग्वालियर के एक छोटे रिटेल स्टोर से शुरुआत करके फैशन की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है, डेनिसन। From sustainable fabrics to Korean fits, from Indian designs to global aesthetics, this is the story of Ashwini Seth and the empire called Denison. So let's get stitched into it and welcome Mr. Ashwini Seth to the podcast. Sir, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के podcast में। कैसे हैं आप? I'm all good. Thank you so much for welcoming me. तो सर आज हम लोग डेनिसन के बारे में जानेंगे। आपकी जर्नी क्या थी, आपने डेनिसन की जर्नी कैसे तय की, हम वो सब जानेंगे जी। तो हर स्टार्टअप की या हर एंटरप्रेन्योरल की अपनी एक जर्नी होती है, तो हमें आप हिस्ट्री के बारे में बताइए कि क्या था वो सफ़र और क्या था वो टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि हाँ अब ये एक ब्रांड बनने को रेडी है, एक रिटेल नहीं रहा बस। वेल देखो, डेनिसन का जो जर्नी था, माय फादर स्टार्टेड इट इन 1988, आज से 37 इयर्स बैक। एंड तब के सिमेंटिक्स अलग थे, एंड वी वर मोर ऑफ अ लिमिटेड टू जोग्राफिकली टू ग्वालियर ओनली। हमारा एक रिटेल स्टोर था। पर जो मेजर टर्निंग पॉइंट था फॉर मी व्हेन आई गॉट एंटर्ड, वो था 2014। 2014 में 1 जुलाई आई स्टार्टेड माय जर्नी एज प्रोफेशनल इन डेनिसन। फिर उसके बाद जो मेजर टर्निंग पॉइंट अगर आज मैं मानता हूँ तो वो था 2019। अच्छा। 2019 में बिकॉज वी वर गोइंग 2017 से 2019 हमारे लिए बहुत रफ पैच था। अच्छा, ऐसे क्यों सर? सो 2017 में मुझे अपनी मतलब स्ट्रैटेजिकली अपनी फैमिली बिजनेस कंपनी जो थी, मेरे को उससे अलग होना पड़ा और मुझे अपनी न्यू कंपनी बिल्ड करनी पड़ी। बिकॉज कमिंग फ्रॉम एक छोटे से शहर से, तो वहाँ पे लोगों को ना ये टेक्नोलॉजी, बिजनेस, ई कॉमर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, डर लगता था कि क्या हो रहा है, इतने सारे रिटर्न्स आ रहे हैं, एक्सचेंजेस आ रहे हैं, कैसे अकाउंट्स मैनेज होंगे, क्या चीज़ें। तुमको लगता है कि हम लॉसेस में नहीं है, कुछ हो ना हो। या ग्वालियर ऐसे शहर में थोड़ा बिजनेस तो स्केल हो रहा था, तो उनको ये लगता था कल को ऐसे जीएसटी वाले आके परेशान ना करें, या कोई भी टैक्स ऑफिशियल्स वगैरह कुछ भी चीज़, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक फेयर रहता था। सो आई जस्ट डोंट वांट कि वो कभी इस चीज़ में रहे, तो मैंने फिर सेपरेट अपना कंपनी बिल्ड किया। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरा स्नैपडील जो मेरा मेजर बिजनेस था उस समय, वो मेरा ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, 6-8 महीने के अंदर हम लोगों ने रिकवर किया, बट जिस लेवल पे था उस पर नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम मेरा थोड़ा अमेजोन का बिजनेस बढ़ा। बट फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग 2018 में हम लोगों ने सोचा कि इसको जो इंस्टेबिलिटी है इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं। हम लोग ऑफलाइन में भी गए, अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की, बट वो भी वर्कआउट नहीं किया और स्टॉक्स भी पाइल अप हो गए। तो 2019 में एक ऐसी स्टेटस आ गया कि बिजनेस को शायद हो सकता है कि हमें कॉल ऑफ करना पड़े, कुछ इस टाइप से सिचुएशन फील होने लगी थी। बट वो कहते हैं ना एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखा मैंने। मतलब था कहीं ना कहीं वो, आई थिंक जेनेटिक में है। तो फिर हम लोगों ने एक डिसीजन लिया बहुत इंपॉर्टेंट, एक मतलब
आर या पार वाला कि हम लोगों ने अपने सारे स्टॉक्स को थोड़ा लॉसेस में बेचा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वेंडर्स का भी पैसा देना था, क्योंकि पापा की वजह से एक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी मार्केट में, तो क्रेडिट पे माल मिल जाता था। 6-7 महीने हो चुके थे, सबके फ़ोन आते थे पेमेंट्स के लिए। अब मैंने फादर से इतना बोला नहीं था उस समय, एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं अपने एंड से सिचुएशन को सॉल्व करूं। फिर हम लोगों ने जो स्टॉक पाइल अप हो रहा था उसको हम लोगों ने लॉसेस में बेचा, और 17 मई था, एक मिंत्रा पे एक सेल आया हुआ था, तो हम लोगों ने एकदम डिस्काउंटेड प्राइस लगाया। वी गॉट ऑलमोस्ट 700-800 ऑर्डर्स इन अ डे। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड रियलाइजिंग इट। हम लोगों ने कंटिन्यूसली किया 2-3 महीना ऐसे। हमारे पास हमारा पैसा आया, हम लोगों ने वेंडर्स का पैसा दिया। मीनवाइल एट द सेम टाइम मिंत्रा ने हमारे ब्रांड में थोड़ा सा जंप देखा, इंप्रूवमेंट देखा। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग अस, तो उन्होंने थोड़ा डेटा के थ्रू हेल्प किया, थोड़ा विजिबिलिटी में हेल्प किया। मिंत्रा ने help किया। यस। तो वहाँ से फिर हमें उन्होंने गाइडेंस दिया कि आपको कैसे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले कुछ भी जो मार्केट में जाते थे, कपड़ा उठाते थे, बना देते थे जो मिलता था, तो टेक्निकली फैशन ऐसे वर्क नहीं करता। फैशन हमेशा ट्रेंड्स पे वर्क करता था। आपको एक नीश होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए था। वो सब हमें था नहीं, क्योंकि छोटे शहर से आते तो पता नहीं था। छोटे शहर का माइंडसेट आप समझ सकते हो कि वो उन गलियों में ही होता है, तो आपका अराउंड भी होता है, वैसे ही होता है। इवन वो एरिया भी डिपेंड करता है कि आप उस एरिया में क्या स्टाइल कर रहे हो। करेक्ट। तो वहाँ पे लोगों को फैशन कुछ ऐसा था ही नहीं। इट वाज मोर ऑफ अ यूटिलिटी की बस आपको शर्ट पहननी बॉडी पे, इट वाज या पैंट पहनना, दैट वाज द मोर थिंग। और ठीक है, थोड़ा बहुत मैचअप कर लिया कि भाई ब्लैक के साथ ब्लू पहन लिया, व्हाइट पहन लिया, इतना थोड़ा बहुत हो जाता था। फिर उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर फॉर अस, तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। सर लग तो रहा है कि अब जो ये ब्रीफ हमें आपने बताया है वो सुन के लग रहा है कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जी जी। लेकिन सबसे क्यूरियोसिटी जो शायद ऑडियंस को भी होगी इस वक्त कि डेनिसन, हर ब्रांड के पीछे का जो उसका नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। ये नाम क्यों? अरे मतलब दिस इज समथिंग आई कांट टेल यू, बट आई डोंट नो, इट्स अ फनी स्टोरी। आई थिंक इट्स अ वेरी टेस्टलेस स्टोरी। सो मैं मतलब मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो थे तब, तो हमारा ग्रॉसरी का बिजनेस था। अच्छा। हाँ। तो मतलब हमारे बेसिकली जो आर्मी होता था, आर्मी की और जो बॉर्डर्स पे कैंटीन्स होती थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर के और उनके ब्रदर्स की ना कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो जैसे राजस्थान बॉर्डर था, जम्मू बॉर्डर था, या तिब्बत बॉर्डर था जो सिलीगुड़ी पे होता था, और ग्वालियर में भी एक आर्मी कैंटीन थी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो मेरे फादर जनरली 2 साल सिलीगुड़ी रहे, तो वो यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट। तो वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रैवल ही मेट अ पर्सन इन अ ट्रेन जिसका सरनेम डेनिसन था। और हाँ, तो ही लाइक दैट इंग्लिश नेम के एक ब्रांड के नाम से, एंड देन ही स्टार्टेड हिज ब्रांड इन 1988 फर्स्ट में with the name of Denison. I think it makes relevance till today also. मतलब it gives me a lot of global appeal in that name. Yes sir, like Yes. वो बहुत यूनिक है। मतलब कोई भी अगर सुने तो एक बार को रुकेगा कि हाँ नाम ही बहुत स्टाइलिश लग रहा है, तो प्रोडक्ट भी होंगे। वैसे अगर आप एक चीज नोटिस करो, मतलब आज से 30 साल पहले तो लोग अपने कुछ भी नाम SK एन सन्स और ये सन्स वो सन्स करते थे, राइट? ओह, इसमें भी आ गया। आज में भी आ गया, राइट? तो समथिंग लाइक दैट, मतलब लाइक इट हैज दैट इंडियन एस्थेटिक की वो जो लोग लेगेसी लोग पहले यूज करते थे, एंड इट गिव्स दैट global appeal or that west touch. Because at the end की shirts and all these were the inspired from west only. तो सर ऐसे तो है, जैसा अभी आपने कहा कि इंडियन मार्केट की बात करें या ग्लोबल की, क्राउडेड बहुत है फैशन इंडस्ट्री। Yes, 100%. बहुत से ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर बोल लीजिए या बहुत से फैशन डिजाइनर हैं जो खुद को या खुद की ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो इसमें डेनिसन कैसे खुद को अलग कर पाता है? Well, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हम लोगों ने एक नेटवर्क अपना डिजाइन का क्रिएट किया है, बट gradually I'll let you know. But the main thing which we did is ना over the years, जब हम पता ना कि 2019 से जब हमारा जर्नी चालू हुआ, so we started focusing on workwear. Then क्या हुआ, कोविड आ गया। So for us कि वापस जो हम लोगों ने चीज़ें ठीक करी थी, it came to zero because we started focusing on workwear। और कोविड आया तो businesses सारे offices बंद हो गए। So we started innovating. This is where our journey started again. हम लोगों ने एक्सीडेंटली फंक्शनैलिटी अपैरल को देखा, क्योंकि कोविड आ गया था, वायरसेस के बारे में बात चल रही थी, तो वी लॉन्च्ड एंटीवायरल मास्क, जो कि मतलब कोविड जो वायरस था उसको 99.99 रेक्टिफाई कर देता था। ओके, आपने उस वक्त मास्क बनाया था कोटिंग करके। फिर हमने वही टेक्नोलॉजी शर्ट्स में निकाली, तो आई गॉट डीपर इनटू दैट। तो हम लोगों ने फिर एंटी बैक्टीरियल बनाया, वाटर रेपेलेंट शर्ट्स बनाई। तो 2020 में वी लॉन्च सच प्रोडक्ट्स जो दे वर अ गुड बिग हिट, एंड आज भी हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। फिर देन वी गॉट इनटू कि यार वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्टेड। वी लॉन्च्ड कंफर्ट वेयर्स लाइक शॉर्ट कुर्ताज एंड लाउंज पैंट्स एंड ऑल। फिर
ओवर द टाइम वी रियलाइज कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीखा थोड़ा सा, मतलब लाइक इट्स ऑल अबाउट लर्निंग विद द टाइम. सो वी गॉट इनटू सस्टेनेबिलिटी. बट मेजर शिफ्ट केम अप किया, जैसे देखा कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा आया ड्यूरिंग द कोविड, कि लोग घर में थे, फोन ज़्यादा चलने लगे, लैपटॉप ज़्यादा चलने लगे, सोशल मीडिया स्टार्टेड एंगेजिंग मोर, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आ गया, स्टोरीज आ गई, सारी चीज़ें आ गई, स्नैपचैट आ गया. तो कहीं ना कहीं लोगों को फैशन के बारे में, ग्लोबल फैशन के बारे में बहुत नॉलेज होने पता लगी. चलने लगी है. तो फिर हम लोग को भी ये चीज़ समझ में आने लगी. एंड वी रियलाइज कि अब जो जेनजीज थे, दे स्टार्टेड कमिंग एज अ वर्कफोर्स. जो कल को 18-19 साल के जेनजीज थे 1997 के बाद, आई थिंक 2022-23 के अराउंड, दे स्टार्टेड कमिंग इनटू वर्कफोर्स. और ऑफिसेस का भी कल्चर चेंज होने लगा. पहले लोग शार्प फॉर्मल्स पहनते थे, फॉर्मल पैंट्स पहनते थे, फॉर्मल शर्ट्स पहनते थे. नाउ दे स्टार्टेड वेयरिंग टी शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स, ओवरसाइज शर्ट्स, बैगी पैंट्स, इस टाइप. बिल्कुल. सो हम लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यूसली रीड करते थे मार्केट के अंदर, और ट्रेंड्स को देखते थे, फोरकास्ट को देखते थे. तो हम लोगों ने एक चीज़ समझा कि हमें ट्रेंड्स के आगे रहना पड़ेगा. तो वी स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स एट अर्ली स्टेज. दिस इज व्हाट मेड अस डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे एम्ब्रॉयडरी शर्ट्स हम लोगों ने 2023 के दिसंबर और जनवरी 2024 में हमने लॉन्च कर दिया था, विच इज़ अ बिग ट्रेंड नाउ. We did fast fashion prints at the very early stage, जिसमें designs होते हैं. We did lot of panels, placement prints. We did it in last, I think November. We launched it. मतलब हम लोगों ने जुलाई से working कर दिया था. In November we launched, which is again just coming up trend. क्या placement prints and now देखेंगे landscape prints. It's a big trend. सर लेकिन ये जजमेंट कैसे कर पाते हैं आप लोग? लाइक आपको ज़्यादा पता होगा कि ये फैशन आगे चल के एक ट्रेंड सेटर होने वाला है, या हम वो ट्रेंड सेटर हैं जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया. यह बहुत सारे ना एक प्रोसेस होता है इसके अंदर. एंड देयर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस इन प्रोसेसेस के अंदर. आप ऐसे कह सकते हैं कि हम सोशल मीडिया को भी एनालाइज करते हैं. फिर देयर आर लॉट ऑफ फैशन फोरकास्ट कंपनीज जो आपको डेटा देते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, यूरोप, जापान, और कोरिया में क्या हो रहा है, मिलान फैशन वीक में क्या हो रहा है, लंदन के स्टोर में या न्यूयॉर्क के स्टोर में क्या लॉन्चेस हो रहे हैं, न्यूयॉर्क फैशन वीक में क्या हो रहा है. तो आपको यहाँ से बहुत आइडिया लगने लगता है. तो फिर कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों, अब इंडिया में जो भी फैशन होता है ना, 8 से 12 महीने डिले रहता है. यस. सो यू गेट टू नो. अब आपको उसमें ये प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या चीज़ इंडिया के लिए सेंसिटिव है, मतलब सेंसिबल है, जो चल सकता है आगे. सो दिस इज वेयर वी ब्रिंग सोशल मीडिया इनटू गेम. कि वी सी हाउ इन्फ्लुएंसर्स आर इन्फ्लुएंसिंग. फिर नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर्स, वी आल्सो सी मूवीज. कि मूवीज में भी जो फैशन हो रहा होता है ना, आज आप जो मूवी देखेंगे वो आज 12 महीने पहले बनी होगी, 18 महीने पहले, बट दे मेक अ फैशन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर व्हेन इट इज लॉन्चिंग. जब वो देखते हैं तब वो ऐसे करेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ सो ड्रेस दिस इज करते हाउ हैं. we are connected to stylists also, lot of stylists in the industry. तो कहीं ना कहीं से हम लोग बहुत डेटा रिसर्च वर्क करते हैं. कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये. It's a hardest process when someone can do it. तो सर मार्केट में जो एक फैशन ट्रेंड चला आ रहा है कि वन साइज फिट्स ऑल, की एक साइज बनाया और वो सबको ही फिट आ रही है, लेकिन डेनिसन की बात करें तो वो इंडियन बॉडीज के अकॉर्डिंग साइज इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये फैशन इनसाइट क्यों इंपॉर्टेंट लगा आपको? So basically it's a process of learning कि when we started e-commerce, it's all data based. E-commerce में हमारे पास continuously कस्टमर का डेटा आ रहा है, रिटर्न्स आ रहे हैं, एक्सचेंजेस आ रहे हैं. तो कहीं ना हम लोग विद टाइम, जैसे हमारा रिटर्न्स बढ़ रहा था या घट रहा था, तो हम लोग यूज्ड टू सी कि क्या क्या रीजंस है कस्टमर्स के रिटर्न करने. इट्स अ कैटलॉग इशू, इट्स अ फिट इशू. अगर फिट है तो लार्ज हो रहा है या स्मॉल हो रहा है. तो वी यूज्ड टू टेक दिस डेटा. तो जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर एग्जांपल रिटर्न रेट ज़्यादा है, जैसे हमारा जो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उसमें हमारा रिटर्न ऑलमोस्ट 48 या 49% तक जा रहा था. एंड आई थिंक एक पॉइंट पे 52-53 भी गया था. टुडे इट इज एट 29%. ट्राउजर्स में जनरली फिटिंग का राइज का रहता था, बट था उसमें बहुत सारे चैलेंजेस. तो हम लोगों ने उसकी लेंथ को ऑल्टर किया, उसका इनसीम को चेंज किया, उसके थाइस की जो मेजरमेंट्स थे उसको चेंज किया, उसके राइज को चेंज किया, वेस्ट में चेंजेस किए. फिर हमें एक और प्रोडक्ट हमने उसमें उसी में इंट्रोड्यूस किया ऑटो फिट करके. जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें क्या कस्टमर का, जैसे क्या होता है ना, सीजन चेंज होते हैं इंडिया में. अभी गर्मी है तो स्वेट ज़्यादा रहता है, आदमी काम ज़्यादा करता है, तो इट टेंड्स टू लूज वेट. आप देखना कभी या एक रहता है, पर जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, इट टेंड्स टू गेन वेट. अब वो हर बार तो नया ट्राउजर नहीं खरीदे, कई बार किसी का फेवरेट होता है. सो वी इंट्रोड्यूस ऑटो फिट टेक्नोलॉजी इन दैट. तो ऑटोमेटिकली वो एक साइड से 2 इंच स्ट्रेच करता है, टोटल इन 4 इंच, वो अप टू 4 इंच वो स्ट्रेच कर सकता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब वो कभी बैठ रहा है या कहीं मूव कर रहा है, तो ऑटोमेटिक गिव्स दैट कंफर्ट कि वो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है. तो दिस इज हाउ वी हैव बीन ट्राइंग टू इनोवेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फंक्शनैलिटी, और इन टर्म्स ऑफ की मेकिंग साइजेस बेटर.
बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में क्या आपको बहुत ईज है कंपैरेटिवली, कि आप गए स्टोर पे ट्राई किया, आपको एक साइज नहीं समझ में आया तो आपने दूसरा साइज ट्राई कर लिया। तो ओवर हियर फॉर अस इज द डेटा, दिस इज हाउ वी हैव इनोवेटेड विद टाइम। एंड आई थिंक अब हमारा ऑलमोस्ट 25-26% के आसपास का कस्टमर रिटर्न इन ओवरऑल मार्केट प्लेसेस एंड ऑल। ओके, लाइक साइज इशू की वजह से मार्केट प्लेसेस में आज भी आई थिंक 30-32% के आसपास कस्टमर रिटर्न है अभी भी। सो वी हैव फ्रॉम आई थिंक एवरेज जो हमारा 36-37 था, टुडे वी आर 26 के अराउंड। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि And आप we उस want चीज that को to come. स्टडी Yeah, करते हैं। yes. We wanted to come at 20-22% now. सर जैसा अभी आपने कहा कि ऑटो फिट, मतलब फैशन इंडस्ट्री में मैंने पहली बार सुना है कि ऐसा कोई टर्म है कि कोई क्लोथ आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग फिट हो रही है। और आपने अभी उससे पहले बताया था कि वाटर रेपेलेंट शर्ट्स हो गए या एंटीबैक्टीरियल हो गए। ये ऐसी टेक्नोलॉजिकल फैशन का आइडिया क्यों आया आपको, या क्यों इम्पोर्टेंट लगा? It was an accidental development which we made it. As I told you कि हम लोग कोविड में थे, it hit us badly. और हम लोगों ने मास्क लॉन्च किए, तो आइडिया केम फ्रॉम कि अगर हम एंटी वायरल मास्क बना सकते तो सेम टेक्नोलॉजी हम शर्ट्स में क्यों ना। एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही फैब्रिक्स है, तो हम लोगों ने वही चीज़ कोटिंग्स यूज़ करके, जो कि मतलब स्किन फ्रेंडली एंड कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो वी मेड श्योर दैट एंड वी लॉन्च्ड आवर वाटर रिपेलेंट शर्ट्स एंड देन एंटी बैक्टीरियल, लॉट ऑफ थिंग्स। रिंकल फ्री हो गया, वाटर रिपेलेंट हो गया, फिर देन ऑटो फिट ट्राउजर्स, 360 स्ट्रेच, इस टाइप की चीज़ें हम लोगों ने फिर लॉन्च करना, क्योंकि क्या था ना, एक बेसिक फॉर्मल फैशन भी था ना, जो लोग दे वांट समथिंग एल्स, कि मैं बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंशिएट करूं, राइट। तो अगर आपको एक ऑटो फिट मिल रहा है कि मेरी वेस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, एट द सेम टाइम वो बीइंग टू नेचुरल पोजीशन ऑल्सो, कल को मैं फिट हूँ तो कल को मेरा वेट बढ़ता है, तो इट वाज एन एडिशनल फीचर फॉर देम। तो आई थिंक इट मेड एन एज फॉर मी और फॉर माई ब्रांड, कि कस्टमर के माइंड में कि ये ब्रांड क्यों खरीदना है। तो सर आप लोगों का इनोवेशन गेम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फैशन आप लोग बहुत ऐसे क्राफ्टमैनशिप दिखती है आप लोगों की उसमें, कि बहुत चूजी हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं चीज़ों को लेके। ये इम्पोर्टेंस या ये क्या रोल प्ले कर रहा है आप लोगों के जर्नी में? सी क्राफ्ट्समैनशिप में क्या होता है कि अगर हम अटेंशन टू डिटेल्स नहीं देंगे कि हमारा बटन का कलर कैसा है, उस पर स्टिचेस कितने आ रहे हैं, हमारा SPI कितना है, तो अगर हम, जैसे आप ब्रांड्स देखोगे आज के टाइम में, H&M, ज़ारा, यूनिक्लो, जो ग्लोबल ब्रांड्स और मास ब्रांड्स हैं, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, तो उनका क्वालिटी लेवल बहुत हाई है। मैं आज भी कहता हूँ कि हम उनसे, वो अगर वो 20 है तो मे बी वी आर 19.5, थोड़ा सा कम है। क्यों? बिकॉज वी कांट मेक द पैचेस दे आर मेकिंग। आज आप देखिए वो ग्लोबली सेल कर रहे हैं, एक डिजाइन के वो 1-1 लाख पीस बना रहे हैं, 50-50 हज़ार पीस बना रहे हैं। दे हैव द एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द मशीनरीज, और फिर बीइंग एज एन इंडियन कंज्यूमर्स, जो इंडियन कंज्यूमर्स, एंड दे आर आल्सो प्रेफरिंग दोज ब्रांड्स, so they are having a leverage. अगर आज वो हमें भी वो leverage, they have started buying Indian brands who are making aesthetically same types of products and all, and they give us that chance. तो I think हम लोग भी उस पे पहुंचेंगे, and we can have that the access of the best of the machineries, and we can also make the same craftsmanship, and still बहुत minor changes होंगे, difference होंगे, but I still believe कि we can do much better than them. But we need a support from the people of our country. हाँ, मतलब मेड इन इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको प्रमोट करना। So I said कि from India for global. बिल्कुल सर, That's a tagline. ऐसा मोमेंट जरूर आना चाहिए कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या इंडियन ब्रांड जो है वो ग्लोबली सेल कर रही है अपनी। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत है, मतलब एक इट हैज टू बी अ ब्रांड फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल। तो सर वैसे जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, आपने ब्रीफ दिया तब हमें कि कितनी चैलेंजेस आपने फेस की जब आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन लेके आए, तो उसे थोड़ा डिटेल में बताइए कि जब आप लेके आए इसे ऑनलाइन, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच, एज आई टोल्ड यू, कि एक जर्नी होती है हर ब्रांड की। आई हैव बीन देयर ऑलमोस्ट फॉर 11 years with Denizen, and the brand journey is almost for 37 years. So there have been times, जब मेरे फादर के टाइम थे, we started a store in Bhopal, we started a store in Bhopal, Indore. दोनों जगह we have to shut it down at the end of the day. 2014 I came into picture, and as I told you कि 2017 में जो पूरा गेम चेंज हुआ हमारे लिए, it was कि मुझे अपनी फादर की कंपनी से अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। Then Snapdeal business happened कि वो जीरो हो गया, and it didn't recover that same way. फिर हम लोगों ने D2C चालू किया, D2C हमारा पूरा बिजनेस लॉस में चला गया, बिकॉज फेक रिटर्न्स, D2C इवॉल्व नहीं हुआ था, फिर लॉजिस्टिक्स इवॉल्व नहीं था, कुछ भी कहीं भी RTOs कर रहे थे, फॉर देम दे हैव टू मेक देयर ओन मनी, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। रोआस आ रहा था, बट एट द एंड रिटर्न ज़्यादा आ रहे थे, तो फिर बिजनेस सस्टेन, सारा खर्चा हमारे पास आने का। फिर अमेजोन से भी थोड़े बहुत चैलेंजेस होने लगे थे इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड कॉग्स वगैरह। अब वो कैश फ्लो हेड्स करने लगे,
एट द सेम टाइम ऑफलाइन में भी चालू किया। ऑफलाइन में भी जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते थे 6 से 8 महीने में पैसा दे रहे थे। तो अब एक बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए। बीइंग अ बूटस्ट्रैप ब्रांड यू कांट सर्वाइव, वी नीड मनी, वी नीड टू फीड मनी इफ यू हैव टू स्केल। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ। फिर वही था कि स्टॉक पाइल अप होने लगे, कुछ कुछ डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग में भी गलती बहुत ज़्यादा हुई, तो वो पाइल अप हुआ। फिर हम लोगों ने उसको डीप डिस्काउंटिंग करके लिक्विडेट किया, वेंडर्स का पैसा दिया। फिर ऑल ऑफ अ सडन कोविड हिट कर गया। बट जो ये सिनेरियो था उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि आप लाइफ में अगर ये झेल सकते हैं तो एग्जैक्टली कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस हिम्मत रखनी है। तो कोविड आया, फिर से बिजनेस जीरो हो गया, पर इस बार हार नहीं मानी मैंने। अब तो ठीक है, जो होगा देखेंगे, बट करेंगे जरूर। फिर हम लोगों ने मास्क बनाए, मास्क से अपना 2-3 महीना चलाया, किसी की सैलरी नहीं रोकी मैंने, एक भी पैसा। यू कैन गो इनटू माय ऑफिस टुडे, देयर आर पीपल द डे 1 1 जुलाई जो मैंने काम चालू किया था, दे आर स्टिल टुडे विद मी। तो आप आज भी पूछ सकते हो कि किसी एक पैसे की सैलरी नहीं गई। हम लोगों ने मास्क से अपना 2-3 महीने गुजारा किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को समझा। तो और ई कॉमर्स वॉज द ओनली वे, तो थोड़ा हमारे लिए वो सपोर्ट भी रहा कंपैरेटिवली कि चलो लोगों के पास डिलीवरी, तो हमारा बिजनेस सस्टेन कर गया। फिर हम लोगों ने 2023 आया, हम लोगों ने फिर D2C चालू किया कि भाई हमें ब्रांड बनाना है, क्योंकि हम लोग समवेयर इट वाज लाइक यार वी आर जस्ट अ प्रोडक्ट कंपनी। तो हम लोग, और ये समझ में आता था कि वेबसाइट होगा और वहाँ से लोग खरीदेंगे तो ब्रांड बनेगा, इतना ही पता था। ठीक है, 2018 में चालू किया लॉस। तब ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था कि बस स्टेबिलिटी की पॉइंट से, दिस टाइम ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा। अब यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंज हुआ। फिर से हमें अपनी वेबसाइट 8 महीने बाद बंद करनी पड़ी, क्योंकि हमारा रोवास फटने लगा। ठीक है, फिर हमारी मशीन लर्निंग गलत चले गई, 1-1 डेढ़ के रोवास पे। बूटस्ट्रैप ब्रांड तो पैसा था नहीं, तो नेगेटिव बर्न भी नहीं कर सकते थे। फिर रियलाइजेशन हुआ कि भाई ऑन अ वेबसाइट ब्रांड सेल्स नॉट अ प्रोडक्ट। तो हमें वो आइडियोलॉजी समझ में आई, लोगों से कंसल्ट किया। फिर हमने वेबसाइट बंद किया, रीब्रांडिंग कराई, पूरी ब्रांड बिल्डिंग करी। फिर उसके बाद पूरे कैटलॉग शूट्स चेंज किया, वेबसाइट का UI UX चेंज किया, पूरा पैकेजिंग चेंज किया। फिर जनवरी 2024 में हम लोगों ने फिर से रीस्टार्ट किया। इट्स बीन 15 months नाउ, हैड बीन अ हार्ड जर्नी, बट यस अब वी आर ऑन अ ब्रेक इवन ऑन फॉर अ वेबसाइट। इन ओवरऑल बिजनेस यस वी आर प्रॉफिटेबल, एंड I think today all of these journey we have been scaling somewhere around 25 to 30 CR का हमारा भी GMV है लास्ट ईयर का। सर मतलब सच में भी बहुत इंस्पायरिंग है कि आपने क्या ही लोएस्ट नहीं टच किया है अपने जर्नी में, या अपने ड्रीम को अलाइव रखने के लिए। यार एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा बैरियर होता है ना वो हमारा माइंडसेट होता है, बिल्कुल राइट। हमारा माइंडसेट ना छोटे शहर की गलियों में बना है। तो जो दिखता भी था ना वो वहीं कहीं दिखता था, ऐसा लगता था वहीं में अंधों के बीच में काड़ा राजा होते हैं ना, वो वाली कहानी थी। पर कहते हैं ना कि आपकी किस्मत और आपके एक्सपोजर वो आपको चेंज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो एक डिफरेंस रहा है कि कहीं ना मेरे को जो एक्सपोजर मिला है, जो मेरे अंदर चाहत थी एक्सप्लोर करने की ना, उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। थोड़ा इंटरनेट का एक्सेस आया, started getting inspiration, and that is the reason कि Denison is a proof कि what we have been building today and what we want to, where we want to reach. तो सर इस जर्नी में आपके पॉइंट ऑफ मोटिवेशन कौन रहे हैं? कोई ऐसे जो I think the first of all is my mother and my father. I think they have been a biggest supporter in my life. जहाँ जहाँ गिरा हूँ वहाँ वो खड़े रहे। तो आई थिंक उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत लोग हैं, मतलब माई वाइफ इज देयर फॉर लास्ट 5 years, शी हैज बीन सपोर्टिंग मी अ लॉट, एंड आई थिंक स्पेशली आई शुड से अ बिग थैंक यू टू माई टीम। बिल्कुल आई थिंक these are the people who have contributed where Denison is today, and there are a number of people, and my obviously our customers. बिल्कुल सर। तो सर अभी आपने जैसा कहा कि सोशल मीडिया आपके ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी लेकिन बहुत क्विक है कि आज के ट्रेंड्स कल को चेंज भी हो जाते हैं। Yes. तो इतने जो रैपिड चेंजेस हैं ट्रेंड में, वो ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है या एक्साइटिंग? I think both है, challenging भी exciting, because once we crack the trend, it helps us to increase our awareness, business and everything. But it's challenging because यार you never know कि which trend is going to work for you, and we are operating them at early stage. आपको social media को observe करना है, OTT को observe करना है, ऐसे इंडिया का pop culture evolve हो रहा है कि किस टाइप के concerts आ रहे हैं, what people are preferring. अब एज अ ब्रांड हम लोग जेंजी को भी टारगेट कर रहे हैं, वो कीप्स ऑन चेंजिंग देयर डिजाइंस, एस्थेटिक्स, कि वो लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट से इंस्पायर्ड हैं या कल्चर से इंस्पायर्ड हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल सेंटिमेंट्स एट द सेम टाइम. इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस एट टाइम्स, बट दैट्स आवर ड्यूटी व्हेन वी कीप ऑन डूइंग इट. तो सर ऐसे तो हर तरफ बात है मेड इन इंडिया की, हर ब्रांड खुद को मेड इन इंडिया बताना चाह रहा है, या वो टैग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अक्सर कहते रहते हैं कि फ्रॉम इंडिया फॉर ग्लोबल. यस. ये क्यों, और ये डेनिसन की फिलॉसफी को कैसे अलग करती है?
Well, in my journey, na, I have seen people saying H&M Zara across the industry. जिसको देखो उन्हीं से कॉम्पिटिट कर रहा है या उन्हीं के कल्चर के फैशन को कॉपी भी कर रहा है. हाँ. ठीक है. अब होता है क्या है कि आप कॉपी कर रहे हो, उन्हीं से कॉम्पिटिट कर रहे हो, उन्हीं कल्चर को, अब लिख भी रहे हो मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ग्लोबल. तो ये हाउ डज इट मेक लॉजिक? आप किसी और के कल्चर को, फैशन को कॉपी कर रहे हो और फिर लिख रहे हो मेड इन इंडिया फॉर ग्लोबल. इट हैज टू बी समथिंग फ्रॉम इंडिया for global, right? So that's why we see it from India. So at Denison, what we make a difference is, makes us unique from others is कि हम इंडियन आर्ट, टेक्निक एंड कल्चर को ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ ब्लेंड करते हैं एंड मार्केट में डिजाइन्स लॉन्च करते हैं जो कि एस्थेटिकली फैशनेबल हैं एंड मेक देम रिलेवेंट. ओरिजिनलिटी लाते हैं. बट द पॉइंट इज दिस ना कि अगर आप सोचो जो मेजर ट्रेंड्स आते हैं या तो यूरोप से आते हैं या जापान से आते हैं या फिर कोरिया से आते हैं. These are the major fashion evolving trends जितने भी आप देखोगे. तो ये लोग क्या, जैसे आप यूनिक्लो को देखो वो जापानीज फैशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या यूरोप को देखो तो वो वहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग एज अ ग्लोबल ब्रांड, इफ वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, वी नीड टू ब्रिंग समथिंग व्हिच गोज ग्लोबल. फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे क्यूबन शर्ट्स बनाते हैं. ठीक है. क्यूबन शर्ट इज जो टेक्निकलिटी है उसका प्रोडक्ट का जो सिल्वेट है, इट्स कम्स फ्रॉम वेस्ट. बट व्हाट वी डू लाइक हम उसमें इंडियन एम्ब्रॉयडरीज या इंडियन प्रिंट्स या इंडियन ब्लॉक प्रिंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड मेक इट ग्लोबल. सो लाइक अगर नॉट ओनली इन इंडिया, कल को मान लो कि मेरे को यूएस जाना है या यूरोप जाना है, किसी भी कंट्री में ब्रांड को लॉन्च करना है, आई मेक अ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल सोचो अभी प्राडा वाली कहानी आई थी कि प्राडा ने वो कोल्हापुरी चप्पल, राइट? आप सोचो कि इंडिया में अगर वो आते हैं, वो कोल्हापुरी चप्पल बेचते हैं, ऐसा कोई भी ब्रांड आता है, तो विल यू बाय इट? बिकॉज यू नो कि वो 200 300 या 400 रुपए में कहीं भी मिल जाएगा सेम चीज, या ऑलरेडी ब्रांड्स इंडिया में कर रहे हैं, तो यू नो कि यार मैं नहीं लूंगा. ठीक है. टिल द टाइम यू वांटेड टू वेयर अ प्राडा, एक्सेप्ट दैट. सो अंडरस्टैंड दिस सेम थिंग कि अगर इंडिया से कोई ब्रांड जा रहा है, उन्हीं की कल्चर को कॉपी करके, उन्हीं के डिजाइन्स को बना के उन्हीं की कंट्री में जाके बेच रहा है, विल इट स्केल? नो. डज इट मेक डिफरेंस? नो. दे आर जस्ट ओनली लिमिटेड टू द कंट्री. And they're doing marketing so that they can scale in the country, but after a country they don't have a relevance. This is we make a difference from the other brands. Exactly. This is what we need to understand कि what Denison is trying to build now. ये बहुत important point था सर, और बहुत logical भी लगा मुझे. Yes, it is. तो वैसे since आप fashion expert हैं और आपको पता है कि I'm not an expert, I'm still a learner. बिल्कुल, everyone is a learner. Yes. तो अगर अब जैसे मेंस फैशन की बात करें तो ओवरसाइज आ गया, फ्लूइड फिट्स आ गए. अब क्या है जो इंडियन मेन अगले 5 साल में किसी एक फैशन को अडॉप्ट करने वाले हैं, या क्या चेंजेस आएंगे? See, I think we have, as like when you talk about fluid and all that, so what I think we'll move towards gender neutrality. I think a lot of designs are going to be involved which are going to be wear by both men and women now. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज से 5 साल पहले आप देखोगे ना, एम्ब्रॉयडरी सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स में दिखती है, उनके आर्टिकल्स में दिखती है, टॉप्स में दिखती है, या शर्ट्स में, एनीवेयर, इन ड्रेसेस एंड ऑल, या इंडियन एथनिक्स में वी कैन टॉक अबाउट इट. बट नाउ यू कैन सी मेंस आर आल्सो वेयरिंग एम्ब्रॉयडरी शर्ट्स एंड ऑल. हाउ दे फ्यूजिंग, लाइक वी आर फ्यूजिंग इट विद क्यूबन वेस्टर्न फिट्स एंड ऑल. जो वेस्ट से फिट्स आए हुए हैं, जो उनको कंफर्ट देते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पेस्टल्स कलर्स यूज करके जो ग्लोबल कलर्स हैं और मे बी न्यूट्रल कलर्स के साथ हमने एम्ब्रॉयडरीज को फ्यूज करके बना रहे हैं. लाइक सून विल टाइम कम कि वेयर द साइजेस, लाइक इट इज, आई एम वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर साइज एंड ऑल, it can be worn by the women also, at the same time it can be worn by the men also, because like for women it becomes a daddy shirts, we say a boyfriend shirts, we can say. For men it's a oversize. So it's all about, this is what is going to come up in next 5 years. Okay. So there will be a section where people will have a gender neutral collections, like unisex clothes. Yes. सर वैसे तो ट्रेंड्स के बारे में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जानने को मिल रहे हैं, और ये आप बता पा रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद ट्रेंड से अहेड चल रहे हैं. Yes. अब जब आप खुद अहेड चल रहे हैं तो अगला नेक्स्ट बिग मूव क्या होगा डेनिसन का? So now we are building towards Indian artisans. Well, we are trying to build a lot of things where Indian art techniques and I think जो हमारा architecture है, I'm trying to build products around that. So like for example, we are introducing Katha embroideries, like hand woven embroideries, hand painted shirts, jacquards. So these are things which we are trying to build in as a mass brand. जो कि आज तक आप देखते हो कि इंडिया के टॉप डिजाइनर्स या जो भी टॉप लग्जरी ब्रांड्स होते हैं 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपए की बेचते हैं. उनके पीछे की
थोड़े से सिनेमैटिक वीडियोस बना के दिखा के कितना हार्ड वर्क है, 18 घंटे लगा के, 50 घंटे लगा के ऐसी स्टोरीज आपको दिखाएंगे। फिर आपको लगेगा कि ये इसकी तो ट्रू नहीं 15,000। यार हमें भी पता नहीं, हम नॉर्मल शर्ट भी बनाते तो उसमें 8-10 घंटे लगते हैं। आप सोचो ना कि मैं एक पैटर्न मास्टर काटेगा, फिर वो स्टिचिंग होगी, फिर उसमें वो काज बटन होगा या उसके बाद आएगा, तो इट ऑटोमेटिकली टेक्स ना यार। और 10 लोगों के बीच में से आता है, अब आप उसी को बोल दो कि इसमें 1,000 घंटे लगे, अच्छा, 40 just to पीपल लगे, romanticize मुझे the process. इट्स बस एक सेंसिटाइज करके दिखाना कि देखो कितना हार्ड वर्क है। आप सोचो ना कि आप यहाँ से नीचे तक गए कि मैं इस रूम से बाहर निकली, फिर मैं लिफ्ट में गई, फिर मैं नीचे पहुंची, फिर मैंने बाहर निकली, फिर मैंने वो क्रॉस किया, फिर मैं गाड़ी में बैठी। अब तुमने एक ही स्टोरी को जो 2 सेकंड की थी आपने उसको दिखा दिया 20 सेकंड में, उसको हार्ड वर्क दिखा दिया। दैट्स व्हाट मार्केटिंग इज हैपनिंग ना। एंड वी नो इट टेक्निकली टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, जैसे इट्स अ ब्यूटिक प्रोसेस आल्सो। So this is what we are trying to make people कि यार it can come at a cheaper price. What 1111 is doing, they are building the same stories and they're doing fantastically in US and across the world. And this is what we wanted to do in a more affordable way. So Denizen is all about affordability and bringing those trends and designs what people can't afford in those prices. वेरी वेल इनिशिएटिव्स। तो सर वैसे अगर बात करें कि डेनिसन के कितने ऐसे आर्टिकल्स हैं या इसमें से क्या स्पेसिफिक है जो आपके दिल के बहुत करीब है? Well, as I told you, there are a lot of things. I think मेरे लिए सब कुछ मेरे दिल के पास है because everything has been designed till now in Denizen has been designed by me only. ओके। Yeah, and by my team. We never had designers technically, although we are in process of having it. But till now, because we don't have resources coming from Wale, we don't have good designers over there, and we feel designers are more practical. And in men's ना ज़्यादा changes of designs नहीं होता है. In silhouettes basically, जैसे women's में कहीं off shoulder चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. In men's they are very much specific, but you just play around the fabrics, designs, basic embroideries, this is what we have been doing. And that's the reason कि trends are evolving, people are also getting educated, they are seeing what is happening in West, so now they are known about it. पहले तो कुछ था ही नहीं data flow, so they were not knowing it, जो plain shirt मिलता था जाके ले लेते थे, but now it has been changed. That's it. तो सर अभी तक तो हमने जो बात की ये डेनिसन की थी। यू बीइंग अ सीईओ, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन था जब आप ले रहे थे और आप सोच रहे थे कि अब या तो ये बन जाएगा या अब ये बिगड़ जाएगा? यार अब मेजर डिसीजन था कि वेबसाइट को बंद करना 2023 में, फिर वापस स्टार्ट करना। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट हार्ड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आप पॉइंटलेस हो जाते हो, आप क्लूलेस हो जाते हो कि पैसा लग रहा है, बूटस्ट्रैप्ड हो, कोई पैसा पीछे से देने वाला, नीदर यू कैन आस्क योर फादर, नीदर यू कैन आस्क योर फैमिली, नॉट फ्रेंड्स। आप किसी को बोलो कोई चैलेंजेस है तो लोग और आपके पास सिंपैथी दिखा के और आपकी बातें करेंगे और आपको स्ट्रेस करेंगे। So I think that was the most hardest moment in the recent time in 2023 December, when like October to December, कि where it had me onto a zero point, कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, because मेरे को किसी भी तरह अपना वेबसाइट का गेम अप करना था. I wanted to build a brand, and coming from a product background and to build a brand was a, I think, biggest leap which I took. तो सर ये जो हेक्टिक जर्नी रहती है या जो आपकी डेली रूटीन रहती है, इससे जब वो ब्रेक चाहिए होता है तब आप क्या करते हैं? पहाड़ों में जाता हूँ, अच्छा। बस पहाड़ों में जाता हूँ, रहता हूँ थोड़ा नेचर में, अच्छा लगता है. That's the only thing which I can do it, and that's it. And I do swimming, I do play squash, and that's how, मतलब like खुद को ब्रेक दे लेते हैं आप, रिलैक्स। और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मतलब like either it's work or it's making myself calm at times. It helps me a lot to buffer back because I have to travel a lot, because coming है नहीं ना, मतलब it's like कि आप एक जंगल में हो और आपको मतलब कुछ भी एक्सेस करना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ रहा है. मतलब if I have to hire a talent, we don't have it over there. We have to build everything from zero over there. You just, जैसे आप दिल्ली मुंबई में आज बिजनेसेस हैं, उनके लिए एक्सेस बहुत कंपैरेटिवली इजी, इट कम्स, मतलब उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, कंपैरेटिवली तो इजी है। हाँ, मतलब उनके लिए है कि भाई उनको कल को कुछ एक टीम चाहिए या उनको कुछ बिल्ड करना है, दे कैन हायर, पीपल आर रेडी टू कम. हमारे शहर से लोग छोड़ के जा रहे हैं, आई एम आस्किंग देम टू कम बैक. That is the biggest thing, and that's the reason I wanted to build a brand. I wanted to build a story from a small town, where I always say it, because so that जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, they should understand कि brands can be built from small cities also. तो क्या ग्वालियर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा, मैन पावर? See, I think it was the biggest
challenge. It was a biggest challenge for me, but I'm happy. I can build that thing from Gwalior because I'm now with my family. They're happy with me that I'm there. Yes, now I'm scaling. I have to maybe move out of the Gwalior, but at the early stage, it was a fantastic decision which I have taken in my life. तो वहाँ के क्या सर लोकल सपोर्ट्स मिलते हैं अगर आप एक छोटे शहर से शुरू कर रहे हैं? 100% मिलता है आपको, चीप कॉस्ट पे आपको हायरिंग मिल जाती है। आपको जो लोकल, जैसे आप बड़े शहर में आपको कोई इशू, लाइट का इशू आ जाए, कुछ लोकल टैक्सेशन इश्यूज आ जाए, तो यू नो पीपल ओवर देयर, यू कैन हैंडल आउट थिंग्स। आपके लिए चीजें फास्ट हैं, सोशल नेटवर्क। यस, बट आप देयर लॉट ऑफ, अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इन टुडेज एरा, तो फिर आपके लिए छोटा शहर अच्छा है। अगर आप मैनेज कर, थोड़ा हार्डशिप रहेगा इन टर्म्स ऑफ टैलेंट हायरिंग एंड क्रिएटिंग रिसोर्सेज एक पॉइंट पे, बट आपको जो वो कॉस्ट पे मिलेंगे, that is going to be 1/3 or 1/4 of it what you're doing maybe in a metro city or somewhere. आपको फिर आपको वो पैसा, being a bootstrap brand, मेरे को तो ये चीज समझ में है भाई, पैसा जहाँ से बच सकता है बचाओ, और जहाँ पे आप स्केल कर सकते हो वहाँ पे स्केल करो। That's the whole journey. अब आज मैं जैसे स्केल कर रहा हूँ, I will reach to a point when I will get into offline business also. I will get into different distribution also. पर पॉइंट इज दिस कि मेरे को जो मेरे लॉसेस होने थे, अगर आज मैं दिल्ली में कोई लॉस करता हूँ या कुछ भी जो मैंने आपको बताया चैलेंजेस हुए, आई वुड हैव नेवर मेरा कम बैक, क्योंकि मेरा इतना लॉस हो चुका था, वो पैसा कहाँ से आता। बट मेरे वहाँ पे जो लॉसेस हुए वो मेरे कंपैरेटिवली जो इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी वाज लेसर, दैट्स द रीजन आई वाज एबल टू कम बैक, राइट। अगर आज मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करने जाऊँ, या मेरे मतलब समझो अगर मैंने वहाँ पे 10 लाख रुपए का लॉस किया, दैट इज इक्वल टू 2 or 3 CR ओवर हियर, इजीली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब तक आप चीजें समझोगे तब तक वो जा चुका है। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग। तो सर ऐसे अगर आपके पास कोई बोन हो कि चलिए भगवान ने आपको बोला कि अगर कोई एक चीज जो तुम 2014 के बाद से रीडू करना चाहो, तो वो क्या होगी? I will love to work again in one of the my like किसी एक बड़े फैशन हाउस में मैं काम करना चाहूँगा, उनसे सीखना चाहूँगा, ब्रांड एंड मार्केटिंग में करना चाहूँगा, मतलब मैं समझ सकूँ कैसे ब्रांड बिल्ड होते थे। सो आई वुड हैव स्केल्ड इट मच फास्टर, दैट्स द रीजन। यहाँ पे इस वक्त आपको बहुत से फैशन इंडस्ट्री से लोग सुन रहे होंगे जिन्हें लगता है कि बहुत ग्लैमरस है फैशन वर्ल्ड, बस कपड़े डिजाइन किया और उन्हें सेल कर दिया और पैसे आ गए। बिहाइंड द सीन्स आपको पता है, बहुत बेहतर पता है। यस। तो जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? इट इज ग्लैमरस। इट इज, yes, it is glamorous. If you believe in something, it is glamorous. That's why you're happy about it. Thank you.